हेलो दोस्तों। आज शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिवाइज्ड। ये रिवाइज्ड कब हुआ था? 2016 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा क्या कहता है? ये बात करता है पीपीई के बारे में। पीपीई क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में ये बात करता है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये हम लोग नाम से ही समझ रहे हैं, आधा तो हम लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनका। टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट क्या है? जिसको हम लोग छू सकते हैं। यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। उसका यूज कहाँ पे होगा? अगर कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है उसके प्रोडक्शन में होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, रेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो जो भी प्रॉपर्टी प्लांट में इक्विपमेंट्स मशीनरी किसी बिजनेस के लिए अगर वो खरीदा जाता है, परचेस किया जाता है, तो उसका क्या यूजेस है उस कंपनी के लिए, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में देखते हैं। तो कोई भी मशीन और प्लांट या कोई भी प्रॉपर्टी जो खरीदी जाती है, क्यों खरीदी जाती है? ताकि बिजनेस को चलाया जा सके। सपोज करिए अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसको प्रोडक्शन के लिए मशीन चाहिए, उसको लैंड चाहिए, है ना? लैंड चाहिए। और भी उनको प्लांट लगाना पड़ेगा, अपनी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, तो ये सब चीजें चाहिए। तो ओवर ए पीरियड पीरियड क्या होगा कि ये जो चीजें हैं इनका क्या हो सकता है? प्राइस कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो इसको हमको कैसे दिखाना है? इसको हमको अपने बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, ये कौन बताता है हमको? AS10 बताता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि वैसी चीजें जिसका फ्यूचरिस्टिक यूज क्या हो जाए, 1 ईयर से ज्यादा हो, मोर देन 1 ईयर। अगर 1 ईयर से कम होगा तो वो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स कोई भी क्यों ना हो। उनका यूजेस कितना होना चाहिए? मोर देन 1 ईयर्स होना चाहिए। जैसे अभी कोई मशीन है उसका यूजेस 10 ईयर्स है, तो वो फिर AS10 के इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, पीपीई के कैटेगरी में आएगा। फिर क्या कहता है AS10 हमको? इट आउटलाइन द रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डेप्रिसिएशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ दीज एसेट। अब सीधी सी बात है कि सबसे पहले क्या करना है कि एसेट का रिकॉग्निशन करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है। पहले तो हम पहचान लिए भाई। ठीक है, अब पहचान लिए तो उसका मेजरमेंट करेंगे, उसका प्राइस क्या है ना? प्राइस क्या है? फिर उसका कीमत कैसे हर साल घटते जा रहा है। कोई भी मशीन क्या होती है, हर साल उसकी कीमत घटती चली जाती है। फिर एक दिन क्या होता है, जाकर के वो मशीन डिरिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, मतलब वो रिटायरमेंट में चला जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं अपने फर्म से, क्योंकि उसका कोई यूजेस नहीं रह जाता है। तो ये जो है चार चीजें हैं कि हम लोग पहले एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसका कॉस्ट मेजरमेंट करते हैं, फिर उसकी जो एसेट की जो वैल्यू है वो तो दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है ना, गोल्ड तो नहीं है कि बढ़ जाएगी समय के साथ। तो क्यों घटती है? इसके पीछे बहुत सारा रीजन होता है। तो सबसे पहला होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। फीचर्स, आज ये फीचर्स है, सेम प्राइस में कल और भी ज्यादा फीचर्स आ रहा है, तो ये पुराने वाले मशीन का जो है कि प्राइस कम हो गया। और भी बहुत सारे रीजन है कि उसका वैल्यू कम क्यों होता है। और जब वैल्यू कम हो गया तो एक ऐसा वक्त आएगा जो मशीन का लाइफ खत्म हो गया, 10 साल है तो 10 साल में उसकी लाइफ खत्म हो गई, तो मशीन को हमको क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। तो AS10 इसी के बारे में बात करता है। अब क्या होता है कि जैसे कोई मशीन परचेस किया गया तो इनिशियल रिकॉग्निशन होता है उसका। स्टार्टिंग में हम उसका इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं। तो क्या होता है इसमें? पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी फ्लो टू द एंटिटी। मतलब वो मशीन, वो चीजें जो हमको हमारे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देगी या हमारे फर्म के लिए वो यूजफुल है फ्यूचर के लिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे पीपीई के कैटेगरी में। द कॉस्ट कैन बी रिलायबल मेजर्ड, और उसका जो वैल्यू है वो रिलायबली अगर मेजर्ड किया जा सके तो भी उसको हम लोग पीपीई में कैटेगराइज करेंगे। ये दोनों चीजें फुलफिल अगर होगी तो वो पीपीई के कैटेगरी में आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। अब क्या कॉस्ट कंपोनेंट हो सकता है किसी भी प्लांट एंड मशीनरी जब हम परचेस करते हैं? तो परचेस प्राइस होगा पहला। ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटीज, उसको लाने में जो भी ड्यूटीज लगा, जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है वो ऐड होगा। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेड कॉस्ट है, जैसे डिलीवरी, साइट प्रिपरेशन, उस मशीन को फिट जहाँ पे हम लगाएंगे वो जगह का प्रिपरेशन करने में, इंस्टॉलेशन वगैरह में। इनिशियल एस्टिमेशन, डिसमेंटलिंग या मशीन को खोल के वहां से हटा के किसी और जगह लगाना हो या रिस्टोरेशन करना हो, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है। इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे मशीन का जो हमारा इनिशियल कॉस्ट है उसमें हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है। अब क्या क्या ऐड नहीं करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स, जो खर्चे होते हैं उसको ऐड नहीं करेंगे।
न्यू फैसिलिटी के लिए अगर कुछ कर रहे हैं वो ऐड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के लिए करेंगे, तो ये हम लोग उस प्लांट एंड मशीनरी में इस कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा वो पीपीई जो जिसका यूजफुल बेनिफिट्स क्या है, मोर देन 1 ईयर्स है, उसको हम लोग इस कैटेगरी में पीपीई के कैटेगरी में शामिल करेंगे। और AS10 इसी के बारे में बताता है। और ये 4 स्टेप है। पहला आपको एसेट को रिकॉग्नाइज करना है, फिर में कॉस्ट मेजरमेंट करना है, फिर एसेट का लाइफ के अनुसार उसका साल वैल्यू कितना हर साल कम होता जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएट वैल्यू वो पता करना है, और फिर एक दिन जाकर के क्या होगा, वो एसेट रिटायरमेंट में चला जाएगा। ये है डी रिकॉग्निशन। ये 4 स्टेप है पीपीई के। है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, सब्सिक्वेंट या मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। अब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया भाई इसका प्राइस इतना है, सब खर्चे मिला के हमारा इतना हुआ। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग इसका एसेट का जो वैल्यूएशन करते हैं, मतलब बाद में इसके बाद हम जो उसका एसेट का वैल्यूएशन करेंगे, कैसे करेंगे, तो कॉस्ट मॉडल पे। कॉस्ट मॉडल क्या कहता है कि एसेट कैरीड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट एवरी ईयर। अब ठीक है भाई, जो उसका कॉस्ट था, सपोज करिए मशीन हमने 10,000 में खरीदा, ठीक है, 10,000 में मशीन हमने खरीद लिया। अब इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू हमने निकाला कि भाई हर साल इसका जो वैल्यू है वो, जैसे इस साल, अगले साल ये 2,000 घटा, उसके अगले साल ये कितना घटा, ये 2,500 घटा, ठीक है, उसके अगले साल 3,000 घटा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हर साल जो ये डिप्रिसिएशन जो हम पहले इसको हम लोग हिसाब लगा लेते हैं कि हर साल कितना इसमें डिप्रिसिएट होगा, तो उसको अगर हम माइनस कर दे, उसका जो मेन कॉस्ट वैल्यू है, सपोज करिए 10,000 में 2 घटा दिए तो कितना बचा, 8,000 बचा, पहला साल 8,000 बचा। तो कॉस्ट मॉडल क्या कहेगा, उस मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले साल 8,000 हो जाएगा, ठीक है। पहले साल उसका पहला साल बीतने का उसका वैल्यू कितना बचेगा, 8,000 बच जाएगा। अब सवाल उठता है, अच्छा ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसका बेनिफिट क्या है। अब दूसरा देखते हैं हम, रिवैल्यूएशन मॉडल। मतलब रिवैल्यूएट करते हैं हम उनके कॉस्ट, मशीन का जो प्रेजेंट कॉस्ट है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं उसका, कि भाई अभी इसका क्या रेट है, अभी इसको हम अगर बेचने जाए तो इसका हमको क्या वैल्यू मिलेगा। तो ये हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है। किस पे होता है, मार्केट वैल्यू पे। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने बैलेंस शीट में या अपने फर्म में अगर कोई भी एसेट अगर आप जो है रिवैल्यूएट करते हैं, तो उस कैटेगरी का जो भी एसेट है वो सबको आपको रिवैल्यूएट करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक पार्टिकुलर एसेट को रिवैल्यूएट कर लिया है तो वैसा होगा, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस कैटेगरी के जितने भी एसेट है आपको उसको रिवैल्यूएट करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि हम जो है ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम एसेट का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अगर हम लोग सही से नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो क्या होगा, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो सही से इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब जिस चीजों को मैंने आज से 5 साल पहले 1,00,000 रुपए में खरीदी थी, आज उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आज 50,000 है, और मैं अपने बैलेंस शीट में अपना एसेट 1,00,000 ही दिखा रहा हूँ। तो क्या होगा कल, तो वो तो सॉल्वेंट नहीं है। कल के दिन में अगर मेरी कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो जब मैं एसेट बेचने चलूंगा तो पता चला इस एसेट का दाम 50,000 है, तो क्या हुआ, वहां तो फॉल्स इंफॉर्मेशन चला गया ना। मतलब कंपनी जो है झूठ की बुनियाद पे खड़ी है कि हाँ कंपनी के पास इतना एसेट है, ये बेच के भी अपने ग्राहकों का पैसा दे देगा। और जब कंपनी सॉल्व दिवालिया हुई, तो जब उन्होंने एसेट को बेचा तो पता चला पैसा ही नहीं हुआ, ग्राहकों का पैसा दे नहीं पाए। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें कहता है कि भाई आपका जो भी प्लान, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट जो भी है, जो अभी आपने बिजनेस फर्म के लिए लिया है, उसका आप वैल्यूएशन करते रहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पीपीई को उसका डेप्रिसिएशन करते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज समझना है हमको, डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन पहले भी आया था। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कोई भी एसेट का जो लाइफ होता है, जैसे कोई भी एसेट का 10 साल लाइफ है, ये जब हम उसको परचेस करते हैं उसी समय पता चल जाता है। कंपनी का टर्म एंड कंडीशन होता है और उसके हिसाब से टेक्निकल पैरामीटर्स होता है, हम लोग समझ गए 10 साल। अब इस 10 साल में अगर सपोज करिए एसेट का दाम 1,00,000 है, अब इसका लाइफ कितना है, 10 साल। इसका मतलब क्या है, हर साल तो इसका 10,000 करके कम होता जा रहा है, तब ना 10वें साल में इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी। यही है ना, यही चीज है। तो वही कर रहा है, पीपी शुड बी डिप्रिसिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। हमेशा हमारा जो पीपी है वो क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएटेड होना चाहिए इसके यूजफुल लाइफ के आधार पे, ठीक है। मेथड यूज शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ एसेट्स फ्यूचर बेनिफिट, एग्जांपल स्ट्रेट लाइन रिटर्न ऑन। अब डेप्रिसिएशन जो हम लोग करेंगे वो अलग अलग मेथड है उसको लेकिन डेप्रिसिएट क्यों करता है, मैंने बात वही की, डेप्रिसिएट इसलिए करना जरूरी है कि
प्रेजेंट में उस एसेट्स का क्या वैल्यू है ये तो हमें पता होना चाहिए। अभी हम पुराने वैल्यू को अगर आज हम अपने करंट बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो सही नहीं होगा। वो सही होगा क्या? एकदम नहीं होगा। और हमेशा याद रखिएगा डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक खर्च होता है, इसको हम लोग एक्सपेंस पे कैटेगरी में रहता है। तो अब हम अपने एक्सपेंस को नहीं दिखा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, लेकिन एक्चुअल में क्या नेट प्रॉफिट हमारा उतना होगा? नहीं होगा। अगर हम डेप्रिसिएशन दिखाते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट का जो फिगर है वो सही आता है। क्यों आता है इसके बारे में हम लोग और आगे जब चलेंगे डीप में तो बात करेंगे। तो सीधी सी बात जानिए आपकी, जो चीजें एक्चुअल में रियल में आज के समय में उसकी वैल्यूएशन है वो हम दिखा रहे हैं, और डेप्रिसिएशन जो करंट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसको ये बताता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी डन पीरियडिकली। पीरियडिकली हम लोग क्या करना है, उसको दिखाना है। जो हम लोगों ने बोला कि आपको साल में आप उसका डेप्रिशिएट करिए, मंथली करिए, आप कैसे करते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। अब एसेट को हम लोगों ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसका जो आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन जो उसका वैल्यू है उसको हम लोगों ने कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल से देखा। अभी हम डिप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़े। अभी हम लोग फिर देख रहे हैं लास्ट में क्या, डी रिकॉग्निशन और रिटायरमेंट, जो हमने बात की थी कि चलो भाई अब एसेट का 10 साल खत्म हो गया, 10 साल खत्म होने के बाद अब इसको हम लोग बाहर कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? बाहर कर रहे हैं। ठीक है, उसको डिस्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं? डिस्पोज कर देते हैं। और वो डिस्पोज करते समय जो वैल्यू हमें मिलता है उसी को सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को सैल्वेज वैल्यू कहते हैं, जो कि हमें डिप्रिशिएट करते, सॉरी डिस्पोज करते समय जो हमें वैल्यू मिलता है उसको हम लोग सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा एक टेबल है, इसमें हम लोग देखेंगे और क्लियरली समझ जाएंगे कि क्या कहता है। एसेट सबसे पहले हम परचेस करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, रिकॉर्ड एज पीपी एंड ऑल नेसेसरी कॉस्ट। रिकॉर्ड करते हैं, चेक करते हैं कि इसका फ्यूचर बेनिफिट है तो फिर इसको रिकॉर्ड करना है एज ए पीपी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन ऑप्शनल है यहाँ पे खरीदते समय, लेकिन जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद हमको डेप्रिसिएशन हर साल करना है उसका। ठीक है, और जब भी उसको हम बेचेंगे या डिस्पोज या डिकोगनाइज करेंगे और फिर उसके बाद हमारा क्या निकलेगा, कैलकुलेट होगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो ये हमारा एक चार्ट है। इसमें देखते हैं क्या है, पीपी का अर्थ क्या है, वही टेंजिबल एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, यही हमारा पीपी है। रिकॉग्निशन करना है हमको, फ्यूचर में फायदा मिलेगा कि नहीं, कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकता है कि नहीं, तब वो रिकॉग्निशन हुआ उसका। इसके बाद जब रिकॉग्निशन हो गया तो फिर इनिशियल कॉस्ट में क्या आता है उसका, परचेस प्राइस आता है, टैक्स, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, साइड प्रिपरेशन, लीगल फी वगैरह। और फिर भाई इनिशियल कॉस्ट हमारा पता चल गया। इसके बाद क्या, रिवैल्यूएशन अगर करते हैं हम लोग हर साल उसका, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है एसेट का वो पता चलता है, और फेयर मार्केट वैल्यू से एसेट की वैल्यू अपडेट करना होता है। तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी डेप्रिसिएशन को और अच्छा समझेंगे कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो मैंने बोला डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, इसको हमेशा एक खर्चा में दिखाते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन मींस द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम। अब उसका जो लाइफ है, उस लाइफ में हर साल उसका कुछ वैल्यू घट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। मेनली ड्यू टू यूजेस, वियर एंड टियर। अब क्यों घटता है मशीन, डिप्रिसिएशन क्यों होता है? पहला तो यूज करने से होता है, यूज करने से या कुछ खराब हुआ उसका, वियर एंड टियर करने से वो होता है। दूसरा क्या होता है, आउटडेटेड हो जाता है, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज होने से वो आउटडेटेड हो जाता है, इसके वजह से भी उसकी वैल्यू कम होती है। इट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, शो द रियल वैल्यू ऑफ एसेट। अब मैंने बोला आपको कि एसेट का रियल वैल्यू बताता है। रिड्यूसेस टैक्सेबल इनकम। अभी क्या है, अगर हम एक्सपेंसेस अपना दिखाते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या एक्चुअल आएगा, अगर हम एक्सपेंसेस कम दिखाते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है हमारा, और अगर हमारा एक्चुअली में एसेट हमारे पास है और वो एक्सपेंस में जा रहा है तो हमें इसको दिखाने से क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट कम आएगा और हमारा टैक्सेबल इनकम भी कम होगा। अब हेल्प क्या करता है, ये हेल्प विद एसेट रिप्लेसमेंट प्लानिंग। अभी अगर आप डेप्रिसिएशन करते हैं किसी भी चीज का तो आपके पास एक प्लानिंग भी होता है ना, कि हाँ मैंने ये मशीन 10 खरीदी है, 10 साल तक जाएगा और हमको हर साल इसका वैल्यू इतना कम हो रहा है। तो अब हम एक प्लान कर लेंगे ना कि अब 10 साल के बाद जो मशीन खरीदना है उसके लिए या तो हम अभी से प्लान कर ले, हमें इतने पैसे जमा करने हैं। ठीक है, तो ये हम फ्यूचर प्लानिंग भी हम लोग डेप्रिसिएशन के मेथड से कर सकते हैं। पता चलता है कि इसका लाइफ कितना दिन का है। इंश्योर एक्यूरेट प्रॉफिट एंड कैलकुलेशन, ये तो मैंने बताया आपको। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यू बाय ए कार फॉर 10 लाख। 10 लाख आपने एक गाड़ी खरीदी है, आफ्टर 5 इयर्स क्या होता है, इट्स वैल्यू बिकम 4 लाख। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, जब हम मार्केट में गए कि चलो भाई मुझे गाड़ी बेचनी है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 लाख हो गई। ठीक है, इसका मीन क्या हुआ कि आपने 6 लाख आपका चला गया,
5 साल में ये 6 लाख खर्च हो गया, तो हर साल कितना खर्च हुआ, 1.2 लाख पर ईयर। यही तो घटा ना, यही रिडक्शन हुआ ना, इसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलेंगे, इसी को क्या हम लोग डिप्रिसिएशन। ये तो मेरा खर्च है ना, हर साल मेरे पॉकेट से इतना पैसा जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए डेप्रिसिएशन के 4 मेथड है जो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इनसे। एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, ये इक्वल डिप्रिसिएशन करता है हर साल। दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक ये क्या है, एक फिक्स परसेंटेज हर साल ये उसका डिप्रिशिएट करेगा। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेज ऑफ आउटपुट, आउटपुट के मतलब मशीन का जो यूजेज हो रहा है, जो आउटपुट हो रहा है उसके हिसाब से ये उसका डिप्रिशिएशन करेगा। सम ऑफ द ईयर डिजिट, ये क्या करेगा, एक्सीलेंट डिप्रिशिएशन मेथड यूजिंग ए डिक्लाइनिंग फ्रैक्शन ईच ईयर। ठीक है, तो ये चारों मेथड है, इनका चारों का तरीका अलग अलग है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जब डिप्रिशिएशन हमारा आएगा तो डिप्रिशिएशन को और अच्छे से डीप से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।